हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने इस केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के पहले वीडियो में हमने संक्षारण और विकृत गंध्यता तक बात कर ली थी, यानी इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया था। जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना, उस चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। उसमें जितने भी टॉपिक दिए गए थे हमने उन सभी को डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को करवाने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाऊंगा कि आपके एनसीईआरटी किताब में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं उनका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, पहला है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसमें क्या पूछा गया है इसको देखिएगा। लिखा हुआ है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी किताब को, तो आपको पहला ही क्वेश्चन ये मिलेगा, है ना। तो यहां पर देखिए हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दी गई है। ये लिखा हुआ लेड ऑक्साइड, ये क्या है, सॉलिड है, और प्लस कार्बन है और ये सॉलिड है। इसका मतलब क्या, सॉलिड ठोस, है ना। ये एरो लगा हुआ है तो ये बन गया लेड, और प्लस क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। अब यहां पर ये रिएक्शन आपको दी गई है और इस रिएक्शन को दे करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत कथन है। ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन गलत है। जल्दबाजी में लोग सही करके आ जाते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जरा इस रिएक्शन को देखिएगा कि ये लेड ऑक्साइड है और ये क्या है, कार्बन है ना। कार्बन से रिएक्शन होने के बाद ये लेड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो होगा क्या, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सीसा अपचयित हो रहा है। यानी पहला कथन जो हमें दिया गया है उसमें कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। अब ये अपचयन क्या होता है, तो अपचयन होने का मतलब ये है, अपचयन की 2 परिभाषाएं हैं। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। मैंने अपने ऑक्सीकरण और अपचयन वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो पहला कथन क्या कहता है कि सीसा अपचयित हो रहा है। ये सीसा कौन है, लेड। लेड कौन है, पीबी। ये जो पीबी लिखा है, पीबी को क्या कहते हैं, लेड, सीसा, है ना। तो पीबी क्या है, लेड है या सीसा है। कह रहा कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो मैंने अभी बताया कि अपचयन क्या होता है। अपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन निकल रही हो, है ना, ऑक्सीजन क्या हो रही हो, निकल रही हो, या फिर हाइड्रोजन क्या हो, जुड़ रही हो, तो उस तत्व का क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। देखिए ये कौन है, ये है लेड ऑक्साइड, है ना, पीबीओ है। तो लेड ऑक्साइड, देखिए लेड ऑक्साइड किसमें बदल गया है, लेड ऑक्साइड लेड में बदल गया। यहां से ऑक्सीजन निकल गया है ना, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला। तो यहां पर सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा बल्कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है ना। ये लिखता तब ये कथन क्या होता, सही हो जाता। यानी ये कथन क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। सीसा तो पीबी होगा, लेकिन यहां अपचयित कौन हो रहा है, पीबीओ, यानी लेड ऑक्साइड, है ना। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पहला कथन आपका सीसा अपचयित हो रहा है, ये कथन गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उपचयित हो रही है। देखिए उपचयन, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। ऑक्सीडेशन होता है, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है, उपचयन, है ना। तो कहता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। अब ये ऑक्सीकरण क्या होता है या उपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है ना। दोनों परिभाषाएं हैं, मैंने वीडियो में आपको पूरी तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। विस्थापन और विस्थापन, विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से मेरा वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही है। यहां पर कौन उपचयित, देखिए उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यहां पर देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन से बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कार्बन उपचयित हो रही है,
कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रही है। यहां पर लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो ही नहीं रही, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या था सवाल में कि कौन सा कथन गलत है, फॉल्स है, तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। यानी इस ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। देख लीजिए, मैं और डिस्कशन कर लेता हूं, सी और डी नंबर भी। कहता कि कार्बन उपचयित हो रहा है, वही बात आ गई, मैंने कहा कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये सही है। उसके बाद 4 नंबर में कहा कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है, तो यहां लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सी नंबर और डी नंबर दोनों क्या है, सही हैं, और ए और बी नंबर आपका क्या है, गलत है। हमसे सवाल में पूछा क्या था कि गलत कौन है, तो ए और बी दोनों गलत है, बाकी हमारे ये दोनों सही हैं। तो आप आंसर जो लिख लीजिएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि ए और बी हमारे गलत हैं, सी और डी हमारे क्या है, सही है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है, देखिए एक रिएक्शन आपको दी गई है ऊपर, और पूछ रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया या ऊपर दी गई अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर जो आपका है वो वियोजन दिया गया, और डी नंबर देखिए क्या दिया गया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो एक रिएक्शन आपको दी गई है, इसमें आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। और एक बार मैं यही बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है उनके जो सोल्यूशंस हैं आपको और डिटेल में मेरे चैनल पर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसबी कोचिंग क्लासेस का, उस पर आपको ये मिल जाएगा। वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ को डाल दिया पूरे चैप्टर की, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए Fe2O3 और 2 एल्युमिनियम Al2O3, ये हमारा है एल्यूमिना, इसको एल्यूमिना कहते हैं, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, और ये है हमारा आयरन यानी Fe लोहा। तो देखिए यहां पर सामने देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ क्या है, Fe2O3 ऑक्सीजन है ना, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, और ये एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम ने क्या किया है कि यहां से ये देखिए आयरन को क्या किया है, हटा दिया है। Fe2O3 से क्या हुआ कि आयरन जो है विस्थापित हो गया है ना। एल्युमिनियम आयरन की जगह पर देखिए आ गया, O3 की जगह पर, यह O3 है इधर इस साइड में तो वही है, लेकिन यहाँ आयरन की जगह पर इधर कौन आ गया है, एल्युमिनियम आ गया है। यानी ये एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। एल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक बात और ध्यान करिए, विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन। तो यहां पर देखिए विस्थापन किसका हो रहा है, केवल एक एलिमेंट का हो रहा है, किसका, तो आयरन का हो रहा है, लोहे का Fe का हो रहा है। यानी ये हमारा जो आयरन है, केवल एक एलिमेंट आयरन का विस्थापन हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, तो जब एक एलिमेंट का विस्थापन होता है तो उसे हम कहते हैं एकल विस्थापन। लेकिन ऑप्शन में देखिए आपको एकल विस्थापन कहीं नहीं दिया है, संयोजन दिया है, संयोजन है नहीं। द्विविस्थापन, तो 2 लोगों का विस्थापन यहां हो नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद वियोजन, तो डीकंपोजिशन यहां पर हो नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा बचा है हमारा विस्थापन, हाँ तो विस्थापन होगा, लेकिन कैसा विस्थापन है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एकल विस्थापन है। लेकिन यहां पर हमें एकल विस्थापन नहीं दिया गया है, तो 3 ऑप्शन तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे वैसे भी, तो हम क्या कर देंगे, टिक विस्थापन अभिक्रिया पर लगा देंगे इसका निशान। यानी इसका जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया ये उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आपको देखिएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, बुक में भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैसे मैं इसका आपको सोल्यूशन बता देता हूं कि क्या होगा। आप उन 4 ऑप्शन को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जब प्राप्त करेंगे तो उसमें 4 के 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, वहां से भी आप उनको मैच कर सकते हैं। तो देखिए लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण का मतलब क्या है, लोहा,
है ना, वो डराने के लिए लिख देता है कि लौह चूर्ण, है ना, और विरंजक चूर्ण, इस तरीके से लिख देता है ना। तो यहाँ पर लौह चूर्ण का मतलब क्या होगा, लोहा होगा। जैसे जल को लिख देता है जलवाष्प, भाप लिख देता है कभी कभी, है ना। एक क्वेश्चन आया था कि भाप से स्त्री करना समीकरण को लिखिए, तो इस प्रकार से वो जैसे वाटर को है भाप लिख देता है, जलवाष्प लिख देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लौह चूर्ण लोहे का नाम लिख दिया है। तो देखिए किस, हाँ, लौह चूर्ण पर क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी डाइल्यूट HCl, यानी आयरन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। देखिएगा ये हो गया आयरन Fe, आयरन हो गया लोहा, आयरन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बैलेंसी आयरन की कितनी होती है, संयोजकता 2 हो। तो यहाँ पर जो आयरन हो गया, देखिए ये Fe हो गया, आयरन ले लिया, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया। अब यहाँ पर बनेगा क्या, आप साफ साफ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और क्लोरीन पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। यानी यहाँ पर ये क्लोरीन क्या होगा कि आयरन के साथ ऐड हो जाएगा। तो जब ये आयरन के साथ ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा आयरन क्लोराइड FeCl2, है ना। बैलेंसी के लिए 2 क्लोरीन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा Fe और ये Cl2 बन जाएगा, FeCl2 बनेगा। और देखिए अब बैलेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे कि 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया तो FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, है ना, ये है। तो यहां पर ये क्या है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो रिएक्शन होगी लौह चूर्ण पर तनु HCl से क्रिया से क्या होता है, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। होगा क्या इसमें कि आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आपको एनसीईआरटी का पहला ऑप्शन ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा, जो आंसर मैं बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये हो गए हमारे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी किताब का, एनसीईआरटी बुक का आपको दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपसे एक क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो परिभाषा सुन लीजिएगा। वैसे आपको जब इसका नोट्स मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, एसवी कोचिंग क्लासेस पर, तो वहां पर आपको बाकायदा नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। मैं बता देता हूं आपको कि वह रासायनिक समीकरण, है ना, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक अणुओं या परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है ना, अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि हमारा जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद में जो भी अणु या परमाणु हैं, है ना, जो भी अणु या परमाणु हैं, उनकी संख्या जब बराबर होगी तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। अब आगे देखिए क्या कहता है कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, है ना, जिसमें बताया गया है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। तो इसी की वजह से क्या करना होता है कि हमें समीकरण को संतुलित करना होता है, क्योंकि समीकरण में जितना ही द्रव्यमान हम यूज करेंगे उतना ही द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। अतः द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम की वजह से, अविनाशिता के नियम के कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य होता है। समीकरण में जितने अणु भाग लेते हैं उतने ही अणु बनते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा ये रीजन कि इसलिए हमें उसे संतुलित करना होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि कथनों को समीकरण के रूप में परिवर्तित करके संतुलित कीजिए। कह रहा कि कुछ कथन आपको दिए गए हैं, इनको समीकरण के रूप में बदलना है और क्या करना है, उनकी समीकरण आपको लिखनी है। देखिए पहला क्या कहता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाता है। यानी जो नाइट्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या कर रही है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रही, अमोनिया का निर्माण कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के लिए क्या हो जाएगा, N2, ये नाइट्रोजन हो गई, किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गई हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रही है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। देखिए फार्मूला आपको जरूर आना चाहिए, फार्मूला नहीं आएगा तो समीकरण नहीं बना पाएंगे। तो ये एरो लगा लिया और बनेगा क्या यहां से, अमोनिया NH3। ये बन गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल गई और अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है कि इस समीकरण को संतुलित करना। मैंने समीकरण को संतुलित करना बहुत डिटेल में आपको सिखाया है, आप वहां भी देख सकते हैं। यहां देख लीजिएगा, यहां नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और यहां नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हम बराबर करते हैं। बराबर करने का भी नियम होता है कि सबसे पहले धातु को बैलेंस करते हैं, धातु नहीं तो सबसे पहले अधातु को संतुलित करते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमारी नाइट्रोजन क्या है, ये अधातु है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे बैलेंस, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, यानी ये यहाँ पर सामने हमने लगा दिया 2। तो अब नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2 इधर है और 2 इधर है, दोनों पक्षों में बराबर हो गई। हाइड्रोजन गिनिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। ये नंबर इसी में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 जा कितना हो गया, हाइड्रोजन 6, यानी इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो इधर कितना है, 2। तो 2 को 6 करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो यहां पर लगा दिया 3। तो ये हो गई हमारी समीकरण बैलेंस, यानी यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का दहन होने पर क्या हो रहा है कि दहन होने पर जल बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। तो जरा इसको लिख लेते हैं हमने लिख लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, H2S, है ना। और इसका वायु में दहन हो रहा है। देखिए दहन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन गैस के द्वारा, यानी ऑक्सीजन कहीं पर ऐड हो रही होती है तो वो क्या होती है कि दहन की इक्वेशन होती है। तो यहां पर है O2, ये कर लिया हमने। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का दहन किससे होता है, ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी वस्तु जलती है। तो यहां पर कर लिया एरो। देखिए दहन होने पर बनता क्या है, आपको बताया क्या गया है कि जल बनता है, H2O बनता है। तो चलिए H2O लिख लेते हैं, यहाँ H2O लिख लिया, ठीक। और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और बनता है हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनता है, H2O बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब क्या करना है, तो ये तो हो गई हमारी समीकरण जो हमसे कह रहा था। अब इसके बाद इसको करना क्या है, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमें देखना होगा सबसे पहले धातु। देखिए यहाँ पर कोई धातु है, तो यहाँ पर कोई धातु नहीं है, अधातु है। हाँ तो अधातु है आपकी, ये हो गई आपकी सल्फर, है ना। यहां पर सल्फर कितना है, 1 है, और इधर सल्फर कितना है, 1 है। तो सल्फर तो बराबर है, सल्फर से तो काम चलने वाला है नहीं। अब हमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से, दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले हाइड्रोजन को ही करना है कि पहले ऑक्सीजन को ही करना है, वो किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है ना। और उसके बाद देखिएगा कितना है कि ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, यानी ऑक्सीजन ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 कितना है, टोटल 3 है। इस साइड में कितना है, 2 है। तो 2 और 3 को कभी भी बैलेंस करना होता है तो हम किस संख्या से मल्टीप्लाई, कौन सी संख्या हमें लाना होता है कि 2 और 3 बराबर हो जाएं, यानी ऐसी संख्या ढूंढना है जो 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के। तो 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6 होता है, 6 से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो आपका है वो 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है, यानी इधर 3 है और इधर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, इधर 3 है तो इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कर लिया 2 कर लिया, ये 2 कर लिया, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिए, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 लगा दिया, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 ऑक्सीजन इधर हो गई, और 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, है ना। अगर चाहते तो 3 यहाँ लगा सकते थे, 3 यहाँ लगा सकते थे, लेकिन 3 लगाने से 3 दूनी 6 और 1 यहाँ फिर बढ़ जाता, 7 हो जाता, इसलिए 2 यहाँ लगाया, 2 दूनी कितना हो गया, 4, और यहाँ पर 2 लगा दिया तो 2 कितना हो गया, 6 हो गया।
तो ये हो गया। अब देखिए सल्फर कितना हो गया, यहां पर लगाया तो सल्फर हो गया 2, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन गिनिए कितना है, 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4। सल्फर कितना हो गया 2, सल्फर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना 6, और ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 6। ये समीकरण हो गई पूरी तरीके से बैलेंस, यानी समीकरण लिखने के बाद आपको संतुलित करना होता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया था विकल्प नंबर, उसमें कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड की, और बनता क्या है कि एल्युमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो यहां पर देखिएगा कि एल्युमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। और किसकी रिएक्शन किसके साथ है, तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड है BaCl2, यानी ये है BaCl2, ये रिएक्शन कह रहा है। और बनता क्या है कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन रहा है, और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा। और क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि एल्युमिनियम आपका कितना है, यहां पर तो 1 ही है, यहां पर कितना है 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। एल्युमिनियम यहां कितना है 2 है, तो यहां पर क्या कर लेंगे हम 2 लगा लेंगे। सबसे पहले धातु को बैलेंस कर लेंगे, 2 एल्युमिनियम यहां पर है तो 2 एल्युमिनियम यहां पर बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखिएगा कि ये कितना है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ कितना क्लोरीन है 3, तो क्लोरीन क्या है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6 क्लोरीन। और फिर यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 3, ये 3 कर लिया, तो इधर क्या हुआ कि 3 दूनी 6 क्लोरीन यहां पर हो गया, और 3 दूनी 6 क्लोरीन यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर जैसे 3 लगाया तो बेरियम कितना हो गया 3, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 लगाना पड़ेगा, तो SO4 भी 3 हो गया, और यहां पर भी 3 SO4 हो गया। तो ये समीकरण हो गई हमारी बैलेंस। उसके बाद अगला लिखा हुआ कि पोटेशियम धातु, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है विकल्प हमारा, उसमें क्या कहता है कि पोटेशियम धातु जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी ये क्या है कि पोटेशियम धातु की जल से क्रिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं पोटेशियम के, और क्या दिया गया है H2O, ये बनाता क्या है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या होगा KOH, यानी ये हो जाएगा KOH। और क्या बना रहा, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होगी, H2 के रूप में, तो ये हो गई हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये तो हो गई हमारी समीकरण, अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बस समीकरण सही हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, और हमने क्या किया कि हाइड्रोजन आपके कितने थे, यहाँ पर 2 थे, तो 2 यहाँ पर कर लिया, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 यहाँ पर लगाया तो 2K हो गए, यानी 2K बराबर हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 2 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए।